हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो इस वीडियो में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। तो चैप्टर 4 का असर्शन रीजन क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो टॉप 9 MCQ अब हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। इससे कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और जो क्वेश्चन इसमें से अगर आने वाले होंगे तो वो भी आ जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाएंगे, बस आपको जो है कॉन्फिडेंस रहना है कि हाँ, हमको अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कर सकते हैं ये चीज़ें। अब देखिए असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें देखिए जैसे जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चन है और दूसरे जगह से भी क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग साथ में करते हुए चलेंगे। सैम्पल पेपर का जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें असर्शन और रीजन बहुत इनकरेक्ट भी दिया हुआ था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पेपर जब भी आए तो पेपर में जब असर्शन रीजन करना होगा तो सबसे पहले आप लोग ये चेक करिएगा कि ABCDE ऑप्शन जो भी होगा, मतलब 4 ऑप्शन ही होगा। हमने ई क्यों लिखा है? क्योंकि हमें क्वेश्चन कराना है, तो यहाँ पे एग्जाम नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे, इसीलिए ई ऑप्शन भी लेके आए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, जो आंसर आपको लगेगा वो MCQ के हिसाब से ही आप लोग उसको चेक करिएगा, नहीं तो रॉन्ग भी हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो आप लोग पढ़ के जा रहे हैं उससे आप लोग नहीं वो करना है, आपको पेपर में जो ऑप्शन दिया होगा वो चीज़ चेक करना है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमने ये जो लिखा हुआ है, अगर यही ऑप्शन डी ही ना दिया हो पेपर में, तो आप लोग घर से पढ़ के जा रहे हैं कि हाँ, एक ऑप्शन होता है असर्शन इनकरेक्ट होता है और रीजन करेक्ट होता है, तो ऑप्शन डी ऐसे ही टिक मार के चले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, पेपर को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तब आंसर करिएगा। तो ये चीज़ अब देखिए, हम लोग ये 5 ऑप्शन होगा, इसमें से जो आंसर सही लगेगा वो हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे इस वीडियो को एंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट। तो वोल्ट मीटर हम लोग को पता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और सर्किट के साथ तो पैरेलल होता ही है, ये चीज़ तो हमें पता ही है। क्योंकि एमीटर क्या होता था, एमीटर में सीरीज में होता था सर्किट के साथ और वोल्टमीटर में पैरेलल होता है। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं, ये आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। अब देखिए रीजन क्या दिया हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज़ वेरी लार्ज। तो रेजिस्टेंस भी वेरी लार्ज होता है। मान लीजिए हमारा गैल्वेनोमीटर होता था, तो हम लोग सीरीज में क्या करते थे, एक रेजिस्टेंस का यूज करते थे आर। अब यही जो हमारा एक कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा हो, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे कि ये एक हमारा वोल्ट मीटर हो गया। ये सर्किट है टोटल, लेकिन ये जो होगा वो हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर ये वाला इतना दूर का, ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो आर होता है ये वेरी वेरी हाई होता है, वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस होता है। लार्ज रेजिस्टेंस क्यों लाया गया? क्योंकि जो करंट की वैल्यू होगी वो बहुत ही कम फ्लो होनी चाहिए इधर गैल्वेनोमीटर से, इसीलिए ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस, बहुत ही लार्ज रेजिस्टेंस की वैल्यू को के वायर को हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी सही है कि हाँ, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, यानी असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी करेक्ट है। अब हमें ये देखना है कि एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं। अब ये एक बात अगर आप लोग ये बताइए कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पैरेलल में यूज करते हैं ना सर्किट को, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, करंट को कम फ्लो कराना है। अब पैरेलल में करंट को हम लोग कम फ्लो कराते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो असर्शन और रीजन दिया हुए करेक्ट है और साथ ही साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखिए, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ एनी एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। तो सर्किट में सीरीज के साथ कनेक्ट होता है, ये आप लोग को पता है ही है कि सर्किट में होगा ये सीरीज के साथ। जैसे वोल्टमीटर पैरेलल में होता है तो एमीटर क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। तो असर्शन तो ट्रू हो गया। और रीजन देखिए, एन एमीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ये रॉन्ग दिया हुआ है क्योंकि एमीटर में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक तो शंट लगाते हैं, शंट का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही लो होता है जिससे ज़्यादा करंट फ्लो हो सके। तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस के वायर को यूज किया जाता है, तो लो रेजिस्टेंस वायर यूज होता है। तो रीजन क्या हो जाएगा, रीजन तो रॉन्ग दिया है, यानी असर्शन ट्रू हो गया और रीजन रॉन्ग हो गया। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है, असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखते जाएंगे बस। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, असर्शन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट चेंजेज। मतलब
थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा कोई सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अगर ये रेडियस आर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वैल्यू क्या होता है यू नॉट आई बाई टू आर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यू नॉट आई बाई टू आर सेंटर पे होती है। मान लीजिए सेंटर ओ दिया हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट चेंजेज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी इफ़ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल। इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा। तो यहाँ पे असर्शन वही दिया हुआ कि इफ़ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो अगर ये करंट डबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन ट्रू दिया हुआ है। रीजन क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन करंट इन कंडक्टर, तो डिपेंडेंट है ही, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो रीजन भी करेक्ट है। अच्छा, अगर डिपेंडेंट है तभी ना डबल करने पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, इसका मतलब रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ये भी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम आराम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज along the length of current एलिमेंट बी इज जीरो। अच्छा, मतलब कोई भी अगर वायर हम लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई लेंथ का अगर वायर दिया हुआ है, तो हमें ये चीज़ें पता है कि अगर किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, तो डी बी इक्वल टू हम लोग को पता है यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं कि छोटा सा अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक छोटे से करंट एलिमेंट के लिए, अगर करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये डी एल लेंथ के एलिमेंट के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें तो डी बी इक्वल टू यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, मतलब इसके एक्सिस पे, ये एक्स वाई लेंथ के किसी भी अगर एक्सिस पे बात करें, ये मान लीजिए एंगल थीटा बनता है ना यहाँ पे, तभी साइन थीटा लिखते हैं, तो अगर इसके एक्सिस पे बात करते हैं तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये जो एक्सिस के बीच में होगा, तो थीटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब थीटा जीरो हो जाएगा तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। अच्छा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड तो सारे डी बी को ऐड करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो असर्शन क्या दिया हुआ है कि when the observation point lies along the length of current element, मतलब अगर कि इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये इस लाइन के अलॉन्ग ही है, इस वायर एक्स वाई लेंथ के कंडक्टर के अलॉन्ग ही दिया हुआ है पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यू जीरो है तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, तो असर्शन ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए बी क्लोज टू करंट एलिमेंट इज़ जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के क्लोज में क्या होगा, जीरो होगा। तो क्लोज, जैसे मान लीजिए ये वायर है, अब ये मान लीजिए एक करंट एलिमेंट लिए, तो क्लोज का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर बात करें, ये कोई पॉइंट पी है, तो इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा क्या, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू दी होगी, थीटा दी होगी, यहाँ सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन यहाँ दिया हुआ है बी क्लोज टू करंट एलिमेंट इज जीरो। तो बी करंट क्या है, केवल लेंथ के अलॉन्ग अगर दिया होता तब कहते हैं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, लेकिन अगर क्लोज टू दिया होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसीलिए रीजन जो है रॉन्ग है, तो असर्शन ट्रू है और रीजन रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान देंगे। ऑप्शन सी देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इफ असर्शन इज करेक्ट रीजन इज इनकरेक्ट, तो यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन फोर्स इज जीरो द चार्ज पार्टिकल फॉलोज लीनियर पाथ। अच्छा, एक अगर ऐसे फिगर हम लोग बनाए, अगर मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, जैसे हम लोगों ने फिगर पढ़ते हुए बनाया था, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा, और फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगता है, ये चीज़ हम लोग को पता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर कोई क्या बोल रहा है कि व्हेन फोर्स इज जीरो, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला। अगर फोर्स ये वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, द चार्ज पार्टिकल फॉलोज लीनियर पाथ, तो लीनियर पाथ फॉलो करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये जो है मूव करने लगेगा। अब देखिए सॉरी,
क्यू की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, वेलोसिटी वी वेलोसिटी से तो मूव कर रहा है, और बी तो दिया हुआ है, यानी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो जीरो का मतलब क्या है कि ये जो थीटा एंगल है जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेगा तो लीनियर पाथ ही ना होगा, लीनियर पाथ ही होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। तो ये तो सही है कि हाँ असर्शन ट्रू दिया हुआ है, असर्शन ट्रू है। अच्छा रीजन देखते हैं, रीजन दिया हुआ है इस चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई चार्ज पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड में आया, हुज वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विथ बी, वेलोसिटी का जो ये वेलोसिटी जिस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, विल कवर ए लीनियर पाथ, तो एक लीनियर पाथ कवर करेगा, ये चीज़ दी हुई है। तो मान लीजिए अगर अभी इसमें फोर्स की बात नहीं दी हुई है, अब रीजन में ये कहे कि मान लीजिए कुछ फोर्स लग रहा हो तब कैसे वी वेलोसिटी से लीनियर पाथ मोशन करेगा, क्योंकि अगर कंपोनेंट वाइज अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा ही हो जाएगा, और इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर वी कॉस थीटा हो जाएगा। तो वी साइन थीटा भी मूव करा रहा है चार्ज को, और वी कॉस थीटा भी मूव करा रहा है। वी कॉस थीटा चार्ज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और वी साइन थीटा इसके डायरेक्शन को चेंज करते हुए, यानी ऐसा कुछ हमें फिगर दिखेगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, आगे तो बढ़ ही रहा है, और एक तो डायरेक्शन भी चेंजेज हो रहा है, मतलब जो है पोजीशन भी चेंज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है तो पोजीशन चेंज होना है, और ये डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, पाथ में चेंजिंग आ रही है। तो ये कौन सा पाथ होता है, ये होता है हेलिकल पाथ। तो ये तो हेलिकल पाथ बनेगा, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स इनटू ए मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुज वेलोसिटी मेक्स एंगल थीटा विद बी विल कवर ए लीनियर पाथ। तो लीनियर पाथ तो नहीं कवर करेगा, लीनियर पाथ तब करता है जब ये थीटा की वैल्यू जीरो होती, लेकिन थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है। अब देखिए अगर इन दोनों के स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो असर्शन ट्रू है और रीजन रॉन्ग दिया हुआ है, लीनियर पाथ तो टर्न नहीं करेगा, दोनों कंपोनेंट की वजह से होगा ना, तो असर्शन ट्रू है रीजन रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखें कि हाँ यहाँ पे डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में, मैं आपके डाउट को बहुत जल्दी सॉल्व कर दूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, तो असर्शन जो ट्रू दिया हुआ है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नो फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अभी कोई चार्ज पार्टिकल को हम मूव करा रहे थे तो फोर्स तो लग ही रहा था, फोर्स की वैल्यू हम लोग पता है, फोर्स इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। तो ये यहाँ क्या लिखा है, कोई फोर्स नहीं लगता है। तो कोई फोर्स तब नहीं लगता है जब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इसी के डायरेक्शन मूव करता है या फिर एंटी पैरेलल, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती, तो अभी फोर्स तो लगेगा। इसका मतलब क्या है कि असर्शन भी ट्रू है, इस क्वेश्चन में भी असर्शन भी ट्रू है और रीजन रॉन्ग है, यानी ये भी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको भी ऑप्शन सी टिक कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इस चार्ज वेदर स्टेशनरी और इन मोशन प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये रॉन्ग दिया हुआ है। स्टेशनरी चार्ज कभी नहीं प्रोड्यूस करेगा, स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो असर्शन रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में असर्शन हो गया रॉन्ग, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करता है, केवल मूविंग चार्ज क्रिएट करता है, तो असर्शन हो गया रॉन्ग। अच्छा रीजन क्या दिया हुआ है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस, तो ये सही है, कोई भी मूविंग चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, ये रीजन ट्रू दिया। इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं, इसको जो है लेक्चर में समझाया गया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो असर्शन अगर रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है तो ये ऑप्शन डी हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे टिक कर लेंगे, इसको हम लोग ऑप्शन डी टिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर वी मस्ट कनेक्ट ए सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू इट। ये देखिए यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट ये रॉन्ग दिया हुआ है। हमने एमीटर जब पढ़ा हुआ है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे एमीटर के बारे में जब चर्चा किए हैं तो यहाँ पे हमने ये बताया कि एमीटर सीरीज में होता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है एमीटर गैल्वेनोमीटर के साथ, जिसका फॉर्मेशन एमीटर में होता है, तो वो रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे दिया हुआ है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर वी मस्ट कनेक्ट ए सुटेबल हाई रेजिस्टेंस, यानी असर्शन यहीं पे रॉन्ग हो गया। 8 क्वेश्चन में असर्शन हो गया यहाँ पे रॉन्ग। अच्छा अब रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन देखिए दिया हुआ है द एमीटर
रीजन देखिए, द एमीटर विथ इंक्रीज रेंज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। तो एमीटर यहाँ पे भी दिया हुआ है हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी रेजिस्टेंस ये जो रीजन दिया हुआ है ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट जब रॉन्ग हो जाए तो इसके लिए आता है अलग से ऑप्शन। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आप लोग को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इफ़ ऑप्शन ई में क्या दिया हुआ है, इफ़ असर्शन एंड रीजन बोथ इनकरेक्ट। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको सारे जो भी ऑप्शन है आप लोग याद करके मत जाइएगा, आप पहले पेपर में देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, फिर उसके हिसाब से आप क्वेश्चन के आंसर को टिक करिएगा। तो ये आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चन में 5 ऑप्शन तो आएगा नहीं, लेकिन आपको 4 ही ऑप्शन दिया रहेगा। तो बस ये समझाने के लिए था कि हाँ कैसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है और कैसे ऑप्शन को चूज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा पहले इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले तो हम लोग एक बार करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसके सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी यानी कि आई की वैल्यू क्या होती थी, phi/I, जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट करंट, ये हो गई। अच्छा phi/I की वैल्यू हम लोग को पता है कि NBA/K ये वैल्यू होता था, ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। अभी देखिए इसी फॉर्मूले से जो है, ये भी सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो phi/V। अच्छा phi/V यानी phi/IR भी लिख सकते हैं, और phi/R का वैल्यू NBA/K है, तो NBA/K इंटू R 1/R लिख सकते हैं। तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। अब देखिए क्या, अच्छा रिलेशन हम लोग एक फाइंड किए थे, रिलेशन वाला VS=IS/R, ये एक रिलेशन फाइंड किए थे। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाते हैं, एन की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये ठीक है, इतना स्टेटमेंट तो सही है। मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा ये देखिए क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए IS इंक्रीज हो रहा है, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं तो, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि VS क्या हो रहा है, VS इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। असर्शन में यही दिया हुआ है। तो पहले तो ये चीज़ हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं कि हाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाएंगे तो IS बढ़ेगा, ये चीज़ कन्फर्म है। अगर एक बात कहें आपसे कि नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या है, ये कोई हमारा रेक्टेंगुलर कॉयल होगा, रेक्टेंगुलर कॉयल, उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा वायर का लेंथ होता जाएगा, रेडियस कह रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो अभी देखिए जैसे IS की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहाँ से देखेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो देखिए IS की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन IS के इंक्रीज करने के साथ साथ नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है। तो हम लोग को ये नहीं कह सकते हैं कि IS इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा या घटेगा। मतलब ये चीज़ें हैं कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, और ये दोनों बढ़ने के कारण वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो असर्शन ट्रू दिया हुआ है कि हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, घट भी सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घट भी तो सकता है, ये भी चीज़ है। अब वो डिपेंड करता है कि वैल्यू कितना कितना दिया है, ये चीज़ है। तो असर्शन तो ट्रू है। अब रीजन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो सही है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो ये दोनों ऑप्शन से क्या लग रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सही है, और रेजिस्टेंस क्या डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो दोनों बातें सही भी हैं और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट की वजह से। अब देखिए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई ज़रूर करते रहें और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहें।